गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए जो लोग बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आज एनटीपीसी की अगली क्लास करते हैं, 24वीं क्लास है। एनटीपीसी 24वीं क्लास है। सबको बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 7 बज चुके हैं। बहुत बहुत गुड इवनिंग सभी बच्चों को, वेरी गुड इवनिंग। सभी बच्चे जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। और आज हम लोग एनटीपीसी की अगली क्लास करते हैं। प्रीवियस ईयर का है जो सॉल्यूशन चल रहा है। बेहतरीन सवाल का आपको कंटेंट मिल रहा है, आप देख भी रहे होंगे पिछली क्लासों में। अभी जो इश्यूज़ हो रहे हैं उस पर थोड़ा सा आप लोग सुधार करिए, स्पीड को थोड़ा मेंटेन करिए, क्योंकि आप लोग यहाँ से सिर्फ स्पीड सीख रहे हैं, क्वेश्चन के टाइप सीख रहे हैं, स्पीड सीख रहे हैं, तो इस पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। बाकी अच्छा सब कुछ सेशन चल रहा है और मेहनत करना है, हमें मेहनत करके इस मुकाम को हासिल करना है जिस मुकाम के लिए हम लोग कार्यरत हैं, ठीक है। चलिए आज की एनटीपीसी की क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छे सवालों के साथ। पहला सवाल है, जल्दी से सब लोग बना दीजिए। रेशियो मेथड, आपको बहुत से तरीके आपको बताए गए हैं, उस मेथड से आप लोग करते रहिएगा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉफिट लॉस की क्लास कर रहे हैं, वो कल मॉर्निंग में 10 बजे से मॉक टेस्ट है, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस का मॉक टेस्ट है, ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा आपको और साथ साथ उस क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। जो बच्चे शाम की सुबह की क्लास नहीं कर पाए, इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कल सुबह 10 बजे, ठीक है, कल सुबह 10 बजे आपको एनटीपीसी प्रॉफिट लॉस का मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। सुबह 10 बजे बेहतरीन सवालों के साथ पूरा प्रॉफिट लॉस कवर किया जाएगा। तो सारे लोग तैयार करिएगा, रिवीजन भी कर लीजिएगा कल तक। जो भी बच्चे कुछ वीडियो नहीं देख पाए हैं, कुछ क्लास नहीं कर पाए हैं, तो वो आप उनके पास वीडियो होगा, प्लेलिस्ट पे प्रॉफिट लॉस पे जाइएगा, पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों का कमेंट भी आना शुरू हो गया है पहले सवाल के लिए। उत्तर आपको मिल भी चुका है, यहाँ पे आ चुका है सारे बच्चों का। ऑप्शन कौन सा सही होगा तो देख लेते हैं। कह रहा है, सवाल में कह रहा है 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में कोई धन 385 रुपये हो जाता है। कह रहा है आपको राशि बताना है। कितने परसेंट ब्याज मिला, देखिए 8% के हिसाब से मिला है। 8% के हिसाब से कह रहा है कितना, 5 वर्ष में कितना ब्याज मिल जाएगा, तो 40% मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 40% मिल जाएगा। 40% ब्याज मिल जाएगा और ये हमारे लिए मिश्रधन है। 100% मूलधन होता है। अगर हम ब्याज और मूलधन का रेशियो देख लें तो रेशियो कितना हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा। रेशियो 5:2 होगा। लेकिन ये मिश्रधन दिया है, तो मिश्रधन क्या होता है, तो हमारे लिए मिश्रधन क्या हो जाएगा, ब्याज मिश्रधन जो हो जाएगा ब्याज और प्लस मूलधन यानी मिश्रधन 7 रेशियो हो जाएगा। 7 रेशियो की वैल्यू दिया गया है कितना, 385 दिया गया है। तो कितना गुना है, 5 50 25, 5 7 35, 5 7 35, 55 आ जाएगा। 55 गुणे क्या कर देंगे, 55 गुणे 5 कर देंगे। 55 गुणे 5 यही इसका मूलधन है। 55 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 275। कितना हो जाएगा, 275। यानी ऑप्शन कौन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन। यानी उसका मूलधन कितना था, 275 रुपये। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, रेशियो मेथड से लगा लीजिए, आसान हो जाएगा। आप डायरेक्टली जो यहाँ पे हमने किया ब्याज निकाला है, यहाँ से आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते थे, मूलधन और मिश्रधन का डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते थे। मूलधन और मिश्रधन का डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते थे। मूलधन और मिश्रधन का डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। 100% मूलधन हो जाएगा, 140% मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है ना। रेशियो क्या बन जाएगा, 5:7 के। कभी कभी ब्याज दे देता है ना, तो ब्याज के अकॉर्डिंग भी रेशियो बना लेते हैं। चलिए अगला सवाल क्लियर हुआ गया। नेक्स्ट सवाल रख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, बेहतरीन सवाल है, जल्दी से बना दीजिए सारे बच्चे।
जल्दी से बना दीजिए सारे बच्चे। चलिए जो बच्चे आए हैं, देखिए जो नहीं आज इनका आया है, देखिए सबसे पहले देखिए ब्रैकेट लगा यहाँ पे, देख रहे हैं, इसको हल करेंगे सबसे पहले। देख रहे हैं रेखा ब्रैकेट है, तो हो जाएगा 27 को लिख सकते हो 3 की पावर 3 लिख सकते हो। भाग का सिंबल लगा है, आधार बराबर हो तो भागे घाते, आधार बराबर हो तो भाग में घाते घट जाए, यहाँ बचेगा 3 की पावर 2, 3 में से 3 5 घट जाएगा ना, 5 में से 3 घट जाएगा तो 2 आएगा, 3 की पावर 2 का मान 9 हो जाएगा, 9 इसमें लेस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 32 इसमें लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17 को हम 85 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 5 इसमें से हम 74 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 69। ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा? फर्स्ट। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? चलिए अगला देखिए, जल्दी से बना दीजिए सारे बच्चे। एक ठेकेदार कह रहा है 6 माह के लिए एक प्रोजेक्ट लिया है जिसके लिए उसने 120 मजदूरों पे काम पे लगाया है। कुछ आपात स्थिति थी, जैसे कोरोना ही था, तो वो 4 महीने में काम को खत्म करना चाहता था, तो कह रहा है कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे। कुछ नहीं करना है इसमें, देखिए 6 महीने में 120 आदमियों के लिए कितना काम हुआ है, 120 × 6 इतना काम आपको इतने कुल काम है, और इसी कुल काम को 4 महीने में ख़त्म करना चाहते हैं, 4 से भाग दे दो तो आपको पता लग जाएगा 30 बार जाएगा, 180 मजदूर टोटल लगेंगे। यानी इस काम को 4 महीने में ख़त्म करना चाहते हो तो टोटल कितने लगेंगे? टोटल 180 मजदूर लगेंगे, जबकि आपको कह रहा है कि कितने अतिरिक्त लगेंगे। तो 120 आपके पास पहले से ही थे और 120 पहले से ही थे, 180 की ज़रूरत है, तो कितने मज़दूरों को आपको बढ़ाना पड़ेगा? 60 मज़दूरों को बढ़ाना पड़ेगा। 60 आदमी आप बढ़ा लेंगे तो काम को राइट समय में, जो 6 महीने में काम करना चाहते हैं उसको 4 महीने में आप समाप्त कर लेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट लिखिए। अगला बना दीजिए फट से। दूध और पानी के मिश्रण में 4/5 भाग दूध है। कुल 20 लीटर वाले इस मिश्रण में यदि 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो कह रहा है मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा? 20 लीटर में कितना लीटर? 4/5 भाग दूध है, तो इसका मतलब 16 लीटर दूध है। 16 लीटर दूध है ना। दूध मिला नहीं रहा है, मिला क्या रहा है? पानी। तो दूध तो स्थिर होगा, तो दूध तो 16 ही रहेगा, लेकिन घोल कितना हो जाएगा? 25 × 100 कर देंगे। 16 चौको 64, कितना परसेंट? 64%। यानी अब दूध में अब क्या हो जाएगा? अब जो होगा नए मिश्रण जो तैयार होगा उसमें 64% क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगला बना दीजिए। अच्छा सवाल है। बेहतरीन सवाल है। एक खाली छेद में इनलेट पाइप लगा है और आउटलेट पाइप लगा है। 2 पाइप लगे हैं जो अल्टरनेटिव खोले जाते हैं, बारी बारी से 1-1 घंटे खोले जाते हैं। इनलेट पानी खाली टंकी को इतने घंटे में भर देता है, मतलब एक नल है जो इस टंकी को कितने घंटे में भर देता है। तो इसको आप फ्रैक्शन में बना लो। 11.25 को लिख सकते हो 45/4 लिख सकते हो, 45/4 लिख सकते हो, और 22.5 को लिख सकते हो 45/2 लिख सकते हो। यहाँ तक तो हमें नहीं लग रहा किसी स्टूडेंट को दिक्कत होगी। ठीक है ना? यानी एक भरने वाला पाइप है, भरने वाला कोई भी पाइप होगा, मान लीजिए ए है, वो इसे 45/4 घंटे में भरता है। दूसरा नल मान लेते हैं बी, जो कि काम क्या? खाली करना है।
आउटलेट इनलेट दिया गया है ना उसमें, इसे वो 45/2 घंटे में खाली करता है। एलसीएम इसका 45 हो जाएगा। इसकी कार्य क्षमता 2 हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। इसका मतलब ये 4 लीटर पानी भरेगा, उसी दौरान ये 2 लीटर पानी खाली कर देगा। पहले भरने वाला खोला गया, इसका मतलब 4 लीटर पानी गया, 2 खाली हो गया। इसका मतलब टंकी में बचा कितना, 2। आपको बचाना कितना है, 45। तो आप ये देखिए, ये प्रक्रिया करने में आपको 2 घंटे का समय लग गया। 2 घंटे में 2 लीटर पानी भर पाते हैं। बात को समझिएगा, ये पहले भरता है बाद में खाली करता है। यहाँ पे हम लोग सोचते हैं 2 घंटे में 2 लीटर पानी, तो 45 घंटे में 45 लीटर पानी। ऑप्शन हम 45 लगा देते हैं, गलत है ये। 45 नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। 45 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पहले भरता है बाद में खाली करता है। तो 4 लीटर पहले भरने वाला खाली कर लेते हैं। तो ऐसे अल्टरनेटिव चलने से अच्छा है 41 लीटर भर लो, 4 लीटर का निकाल देते हैं। 41 लीटर भरो, यहाँ से भर के निकालो, भर के निकालो, भर के निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। वो 4 लीटर पानी खाली रखो, क्योंकि खाली रखने का मतलब यहाँ से खाली भरता रहेगा, क्योंकि यहाँ से जब भरेगा तो वो 4 लीटर से डायरेक्ट भरेगा, 45 टंकी फुल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 41 लीटर पानी भरने में कितना लगेगा, 2 घंटे में 2 लीटर, तो इसका मतलब 1 घंटे में 1 लीटर। 45 लीटर पानी 45 घंटे, 41 लीटर पानी 41 घंटे में, 41 घंटे में 41 लीटर पानी भर गया। अब पहले ये वाला नल खुलेगा तो 4 लीटर भर देगा, 1 घंटे और लग जाएंगे। 42 घंटे में टंकी कंप्लीट हो जाएगी। 42 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ये खाली आपके दिमाग में चल रहा होगा कि खाली कब होगी। अरे भाई, भर गई तो खाली कहाँ करने वाला आएगा, भर गई तो भर गई, ये बाद में खाली करने वाला आएगा ना। तो 42 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी, भर जाएगी। तो 42 घंटे का ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ही नहीं दिया है। 43-42 यही लगा लो, ये 45 मिनट हटा दो, ठीक है ना। 42 घंटे इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नहीं दिया गया, ठीक है। 42 घंटे राइट ऑप्शन है। वो 45 मिनट हटा लो, उसमें 42 घंटे 45 मिनट जो दिया गया है। समझ में आ गई बच्चे को, किसी को डाउट है। देखो भाई, यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा। पहले 1 घंटे खुला, 4 लीटर गया, अगले घंटे में 2 लीटर खाली कर दिया, जिसका मतलब 2 लीटर निकल गया, बचा कितना, 2। ये प्रक्रिया 2 लीटर पानी बचाने में आपको 2 घंटे लग गए ना। अब 41 लीटर भरना है, 45 लीटर भरना है। 45 में पहले भरने वाला नल खाली रखो ना, क्योंकि ये पहले भरेगा तो खाली करेगा। अगर 45 मान लो 44 भर दिया, 44 भर दिया, 44 के बाद अगर इसको फिर खोलोगे तो 48 लीटर पानी हो जाएगा ना। बात समझ रहे हैं ना। तो 48 की टंकी है नहीं तो क्या करना है, यानी आप 41 तक भरिए, आप 41 तक भरिए। उसके बाद फिर आपको यहाँ से एक भरने वाला नल आ जाएगा, तब तक टंकी कंप्लीट हो जाएगी 45 की। तो 41 घंटे में 41 लीटर पानी भर गया, 1 घंटे और लगेंगे, 4 लीटर भर देगा, 42 लीटर घंटे में टंकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। अगला बनाइए फटाक से। अगला बना दीजिए फटक से। देखिए, जिन बच्चों का नहीं आया है, कह रहा है 5 लोग 24 दिनों में एक दीवार को बना सकते हैं। 8 अन्य लोग, जिसमें से 45 प्रत्येक में समूह के लोगों की तुलना में आधे कुशल हैं, और दीवार का 3/5 भाग भरने में कितना समय लगाएंगे। यहाँ पे देखना है कि 5 आदमी 124 दिन में काम को कंप्लीट करते थे, तो इसका मतलब टोटल काम कितना होगा, 120 काम हो गया। बात समझ में आता कहीं, 5 आदमी 24 दिन में 120 काम करेंगे। अब ये काम जो 120 हुआ है वो 8 लोगों से कराना है, लेकिन वो 8 लोग जो नए कैंडिडेट आए हैं, नए लोग आए हैं, उनकी जो क्षमता है वो इसकी आधी है, इसकी आधी है इस 8 लोगों की। तो
इसका मतलब जो काम ये 124 काम करते थे, अगर आधी क्षमता हो जाएगी तो उनको डबल समय लगेगा, यानी वो काम 240 दिन में हो जाएगा। बात समझ में, काम तो आधा हो जाएगा ना, काम आधा मतलब अगर क्षमता आधी होगी तो समय दुगना हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 240 काम कराना, यही मतलब कहने का मतलब है जो आदमी 5 आदमी 24 काम में जितना काम करते थे, अगर इससे आधी क्वालिटी वाले यानी आधी क्षमता वाले काम आदमी लाओगे तो वही काम ये 240 दिन में करेंगे। और कितने आदमी? 8 आदमी, 8 से भाग दे दो तो सारा काम ये 30 दिन में कंप्लीट कर देंगे। 8 3 24 30 दिन में वही काम अगर आधी क्षमता कर देंगे, क्षमता आधी कर देंगे और 8 मजदूर लगाएंगे तो 30 दिन लगाएंगे। लेकिन हमसे पूरा काम तो करवा नहीं रहा है, हमसे कह रहा है भैया 3/5 ही काम करना है, तो हम 3/5 इसका निकाल लेते हैं। 3/5 काम करने में कितना दिन लगेगा? 18 दिन लगेगा भाई। पूरा काम कराओगे तो 30 दिन लगेगा, 3/5 काम कराओगे तो 18 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही। समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट हो गया। 75 छात्रों का एक इंटरव्यू लिया गया है। 39 ने गणित और 32 ने जीव विज्ञान लिया है। 12 ने इन दोनों विषयों में से कोई विषय नहीं लिया है। तो कितने ने दोनों विषय लिया है? भैया देखिए इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। 75 टोटल थे, 12 ने तो कुछ लिया ही नहीं, तो लेने वाले 63 लोग। भाई 63 या तो गणित पढ़ेंगे या तो जीव विज्ञान लेंगे। अब यहाँ लिए कितने हैं? 39 तो लिए हैं मैथ, 32 लिए हैं जीव विज्ञान। जोड़ लेते हैं, 9 2 11, 71 लोग हो गए लेने वाले। और यहाँ लेने वाले टोटल 61 हैं, इसका मतलब 63 है। तो 71 में से आप 63 घटा दीजिए, जो आएंगे इनका नाम 2 बार लिया जाता है। कितने लोग हैं? 8 लोग। 8 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं? दोनों विषय पढ़ते हैं, गणित के साथ साथ जीव विज्ञान भी लेते हैं, और 8 लोग हैं वो। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला बना दीजिए, फटाक से बनाइए भाई। सवाल का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि आपको लेना है इसका वर्गमूल। इकाई का अंक 5 है। 5 का मतलब ये हो जाएगा, ये कितना? 600 लगभग। किसका स्क्वायर है? 25 24 का, 24 5 76 ना, 24 का मतलब हो जाएगा 245। ख़त्म सवाल, ठीक है ना? 245 हो जाएगा, ठीक है। 25 से ज़्यादा हो जाएगा। 600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 24 का ही होगा। 24 का 576, 625 का 625 हो जाएगा, ठीक है ना? ऑप्शन क्या होगा? 245, ठीक है। अगला लिखिए। अगर किसी व्यक्ति ने 96 रुपये में कोई सामान खरीदा और 25% लाभ पर उसे बेचना चाहता है तो सामान का सेलिंग प्राइस बताना है। अगर हम 25% प्रॉफिट पे कोई सामान बेचना चाहते हैं, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। इसका मतलब 4 का सामान 5 में बेचेंगे। ये इसकी CP हो जाएगी, ये इसकी SP हो जाएगी। 5 का 4 का सामान 5 में बेचेंगे। अब यहाँ 4 का सामान कितने का है? सामान तो 96 का है। 96 मतलब इसका 24 गुना है, तो इसका 24 गुना कितना हो जाएगा? 120। कितने में बेचेंगे इसको? 120 में। अगर 96 में खरीदे हैं और 120 में बेचेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। 96 का सामान 120 में बेचेंगे तो हमें 20% 25% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। अगला सवाल लिखाइए। अगला सवाल बताइए। अच्छे सवाल का कलेक्शन है। ये है सवाल किसका? ट्रायंगल का है, त्रिभुज का, वो भी समरूप त्रिभुज का। और इसका एक फार्मूला होता है समरूप त्रिभुज का। समरूप त्रिभुज का फार्मूला होता है, फार्मूला आपको बताना है। समरूप त्रिभुज का फार्मूला होता है क्या? उसकी संगत भुजा, जैसे त्रिभुज हो गया ट्रायंगल ना। अब इस ट्रायंगल में अगर 2 ट्रायंगल अगर समरूप त्रिभुज हैं तो इसकी संगत भुजा इसकी संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इसकी संगत भुजा इसकी संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इसकी संगत भुजा इसकी संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इसमें AB जो संगत भुजा है और PQ जो संगत भुजा है, इसके वर्ग का वर्ग होगा, यानी इसका 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25, और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। इसके क्षेत्रफल का रेशियो क्या बन जाएगा? 25/9। ऑप्शन नंबर पहला।
फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये समरूप त्रिभुज का ही होता है कि समरूप त्रिभुज में यही होता है कि उसकी संगत भुजा उसके वर्ग संगत भुजा के वर्ग उसके क्षेत्रफल के बराबर होता है, या क्षेत्रफल उसकी संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अगला सवाल बनाइए। फोकट का सवाल बहुत बड़ा लैंग्वेज है, फोकट का सवाल है। अनीता कह रहा है, अनीता फैशन ब्यूटी चलाती है, उसके व्यय की शीर्षक निम्नलिखित में दिया गया है। खरीदते समय वो 30%, दर्जी का भुगतान 40%, किराए पर देता है, बिजली और किराए पे 30% देती, कुल टोटल 50,000 का खर्चा हुआ है। तो कह रहा है उसने कितना रुपया दर्जी को दिया। दर्जी को तो 40% दिया ना भाई, 40% दिया, क्योंकि टोटल 100 है, 100 में से 40 दर्जी को दे दिया। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5। 2/5 इसका निकाल लो, 50,000 का 2/5 20,000 हो जाएगा। मुँह जवानी का सवाल है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 50,000 का 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 10,000, 10,000 एक रेशियो वैल्यू 10 आ जाएगी, 2 की कितनी हो जाएगी 20,000, या हम 50,000 गुणे 2/5 भी निकाल सकते हैं। अगला बनिए, बेहतरीन सवाल है। कह रहा है 3, 4 ए बी 10 के माध्य दिया गया है 6 और माध्यिका 5 दिया गया है, जबकि बी ग्रेटर दैन ए, यानी बी जो है वो उससे बड़ा है। ए और बी के मान क्या होंगे? आपको माध्य पता होगा। माध्य क्या होता है इसमें? माध्य जो होता है तीनों का योग बराबर होता ना। क्या पद है? 5, 5 छक 30, टोटल योग 30 हो जाएगा। जबकि यहाँ पे कितना योग है? तो 10, 7, 17 और प्लस ए प्लस बी, यही तो है। यानी a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा? तो 13 आ जाएगा। a प्लस बी का मान 13, ये इसकी क्या हो गई? माध्यिका से आ गया, माध्य से आ गया। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका देखिए 3, 4 ए बी और 10 लिखा गया है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, माध्यिका क्या होती है? मिडिल पद, बीच वाला पद इसकी माध्यिका होती है ना। अब बीच वाला पद क्या? ए है, ए ही माध्यिका है। और ये क्या है? माध्यिका कितनी है? 5 है। तो ए का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ए का मान कितना आ गया भाई? 5 आ गया। अब ए का मान 5 आ गया है, तो इसका मतलब माध्यिका 5 है, तो इसका मतलब ए का मान भी 5 होगा, क्योंकि आपको पता है कि बीच वाला पद, क्योंकि इधर से 2 कैंसिल, इधर से 2 कैंसिल, ऑर्डर में लिखा ही गया है, क्योंकि वो इसने बता दिया बी जो है वैसे बड़ा है, तो ऑर्डर में ही लिखा गया है। ठीक है ना। तो माध्यिका यानी ए का मान 5 हो गया। अब ए का मान अगर 5 हो गया है तो बी का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, क्योंकि ए और बी का मान कितना दिया गया है? 13 दिया गया है। तो ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? ऑप्शन 5 और 8, अर्थात ए ऑप्शन सही। देखिएगा यहाँ पे ए और बी का पूछ रहा है ना, तो 5 और 8 का होगा। देखिए 8, 5 भी ऑप्शन में बनाया है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला। कह रहा है एक असमांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई और एफ 2 अनुप्रस्थ भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं, तो ई का मान, ई एफ का मान क्या होगा? तो यहाँ देखिए एक ट्रायंगल समांतर चतुर्भुज बनाए, तो ये ठीक है ना। अगर इसको ए का नाम दें, इसको बी नाम दें, इसको सी दें, इसको डी दें, बात को यहाँ समझिएगा। तो ए बी पर एक बिंदु है और बी सी पर एक, ये इसका मध्य हो जाएगा। असमांतर भुजा, ठीक है, ये गलत हुआ फिर। असमांतर भुजा ये नहीं बनेगा। तो असमांतर, इसमें बराबर होती है समांतर भुजा, ये वाला होगा। ये इसकी सारी भुजाएं असमांतर होती हैं। ठीक है ना। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये इस पे ई और एफ है। ठीक है ना। ये है, इसकी आपको हाइट बतानी है। तो इसकी हाइट बताने के लिए इसमें फार्मूला होता है कि ये बराबर जो होता है, यानी ई एफ बराबर होगा 1/2 ये वाली साइड और ये वाली साइड का योग, ए बी प्लस डी सी या सी डी का हाफ। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा।
हाफ होता है। इन दोनों, इसकी लंबाई जो होती है वो इसकी और इसकी की योग का हाफ होती है इसकी लंबाई। AD AB और CD की जो लंबाई होगी उसकी हाफ होती है इसकी लंबाई, EF की लंबाई, ठीक है ना। तो यहाँ तो AD और AB और CD की लंबाई तो उसने दिया ही नहीं, कभी कभी लंबाई दे देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया नहीं तो वो फार्मूला ही पूछ रहा है, ठीक है ना। इसका भी वर्गमूल निकालना है। इकाई अंक क्या है, 2 या 8 का ही होगा ना, 4 है ना, 2 8 का मतलब सब में दिया गया है। ये लगभग 6 का स्क्वायर होगा, तो 68 या 62, 72 तो और 78 तो कैंसिल हो गया, 68 62 में 65 का क्या होगा, 42 25 ज़्यादा है इसलिए 68 होगा, 42 25 से ज़्यादा है इसलिए 62 नहीं होगा, 68 होगा, ठीक है ना। 65 से चेक कर लेंगे ना, 42 25, 65 का वर्ग 42 25 से 68, 46 24 ज़्यादा इसलिए 68 होगा, ठीक है ना। अगला जल्दी से बनाइए सवाल। बॉड मास के खूब सवाल आते हैं, देख रहे हैं, दूसरा सवाल है आज बॉड मास पे। जल्दी जल्दी बनाइए भाई, कुछ नहीं करना है इसमें। 75 को 15 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5, 5 को गुणा कराएंगे 20, 20 में 15 घटाएंगे तो -5, -5 प्लस हो जाएगा, यहाँ 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 34, 33 में घटाएंगे तो क्या आएगा, -1, -1 में अगर इसको भाग देंगे तो -76 आएगा, -76 आएगा। भाई मेरे 76 में आप भाई 76 में आप -1 से भाग देंगे तो भागफल तो 76 ही आएगा लेकिन माइनस में आएगा, ठीक है ना। इसीलिए ऑप्शन 76 भी बनाया और पहला ऑप्शन ये गलत है, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी सही होगा। अगला देखिए, औसत चाल पूछ रहा है, इसमें क्या, ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को एक निश्चित दूरी तक धारा की दिशा में ले जाया जाता है और फिर शुरुआती बिंदु पर वापस लाया जाता है। इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, औसत चाल बराबर क्या होता है, 2xy अपान x प्लस वाई। जब दूरी निश्चित हो तो 2xy अपान x प्लस वाई होता है, 2xy अपान x प्लस वाई। जब ये कब लगता है, एक होता है कुल दूरी बटा कुल समय ना, लेकिन ये कब लगता है, जब दूरी निश्चित हो, क्योंकि दूरी निश्चित है ना, जो दूरी गया वही दूरी वापस आ रही है। जहाँ x मतलब जाने की चाल, y मतलब आने की चाल, 12 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है इसकी स्थिर जल में चाल है और 8 किलोमीटर धारा का वेग है। तो जब धारा की दिशा में जाएगी तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, वापस आएगी तो कितना आएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय ना, नहीं लगेगा। 2xy तो 2x का मान जाने की चाल 20, वापस आने की चाल 4, डिफरेंस कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा 24, 4 छंगा 24, 2 तिहाई 6, 20 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी औसत चाल हो जाएगी। 20 और 4 कहाँ से आए, ये डाउट में है क्या आप लोग, देखिए हम बता दे रहे हैं 20 भाई। अरे भाई मेरे ये समझिए कि ये हो गई नदी, ठीक है ना, ये हो गई धारा का वेग, जिसका धारा का वेग जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब अगर इसमें कोई बोट जा रही है तो वो धारा की दिशा में जाएगी तो उसकी स्पीड कितना दिया गया है, 12। तो जिसकी जब धाएगी तो ये क्या हो जाएगी, इसकी चाल से इसकी चाल ऐड हो जाएगी, तो जाने में उसकी चाल क्या हो जाएगी 20। अब ये धारा के वापस आएगी ना, एक बार वही दूरी वापस आएगी तो इसकी चाल से इसकी चाल लेस हो जाएगी, तब चाल कितना हो जाएगी कि 12 में से 8 घट जाएगी तो 4 हो जाएगी। 12 में से 8 अगर कहीं यह भी होता कि अगर धारा की चाल, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ऐसा कभी हो जाए कि धारा की चाल नाव की चाल से अगर ज़्यादा है, धारा की चाल नाव की चाल से अगर ज़्यादा है तो कभी भी नाव जाएगी तो, लेकिन वापस कभी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही था, ऑप्शन इसका सी सही था, नहीं सॉरी बी सही था, ऑप्शन बी नंबर सही है, 20 बटा 3 आएगा ना, ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट, अगला बना दीजिए। पूर्वा ने किसी उद्यम में 7 माह के लिए 8,000 रुपये का निवेश किया और ध्रुवा ने
8 महीने के लिए 7,000 रुपये ने बेच किया, दोनों के द्वारा लाभ का रेशियो पूछ रहा है। प्रॉफिट बराबर आपको जानते हैं लाभांश बराबर होता है पूंजी गुणे समय। पूंजी कितनी है 8,000, समय कितना है 7 महीने के लिए, ठीक है ना। और दुर्बा का क्या है, पूंजी 7,000 है, समय 8 महीने के लिए, ठीक है ना। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। यानी उनके लाभ जो होंगे वो आपस में बराबर बटेंगे, 1:1 रेशियो के अकॉर्डिंग बटेंगे। यानी दोनों के प्रॉफिट समान होंगे यानी बराबर होंगे, ठीक है ना। 1:1 के अनुपात में दोनों का प्रॉफिट बटेगा। चलिए अगला सवाल है, बेहतरीन सवाल है। पाइप 1.5 घंटे में एक टंकी को खाली टंकी को भर सकता है, जबकि पाइप बी 2.4 घंटे में एक टंकी को भरी टंकी को खाली कर सकता है। जब टंकी खाली है, जबकि टंकी क्या है, खाली है, तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू कर दिया जाता है, उसके बाद बंद कर दिया जाता है। अब बी पाइप को 1 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। टंकी पूरी भरी पाइप को वैकल्पिक रूप से प्रत्येक समय 1-1 घंटे के लिए खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना अल्टरनेटिव चलाया जा रहा है, जबकि पहले पाइप का काम भरना है, दूसरे पाइप को खाली करना है। वही चीज़ है, इतना लंबी हिंदी घुमाया है, सारांश समझ गए। एक पाइप ए है जिसको 1.5 घंटे में भरता है, बी पाइप उसे खाली करता है 2.4 घंटे में। इसका एलसीएम 120, 15 और 24 का 120, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा 12। इसकी कार्य क्षमता 8 आएगी, इसकी कार्य क्षमता 5 आएगी। ये खाली करता है, ये भरता है, प्लस माइनस का सिंबल लगा दिया। दोनों अगर पहले ये खोला गया फिर बाद में ये, बात को यहाँ समझिए, पहले ये खोला गया बाद में ये, फिर खोला गया फिर बाद में। 8 लीटर ये भरा, तब तक 5 लीटर खाली कर दिया। इसका मतलब 2 घंटे में 3 लीटर पानी जा चुका है। हमें तो नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई डाउट है। अब आपको देखिए 2 घंटे में 3 लीटर पानी जा चुका है, जबकि भरना कितना है, आपको भरना कितना है 12 लीटर, ठीक है ना। तो 12 लीटर भरना है तो 2 घंटे में 3 लीटर, फिर 2 घंटे में 3 लीटर, फिर 2 घंटे में 3 लीटर, यानी 9 लीटर कितने में भर जाएगा। 4 बार नहीं ले जाएंगे, नहीं सोचेंगे 4 बार ले जाते हैं भर जाएगा, 4 बार नहीं ले जाएंगे भाई, यहाँ पे देखिएगा यहाँ से, क्योंकि 3 बार जाएगा तो 6 घंटे में 9 लीटर चला जाएगा, क्योंकि भरने वाले की क्षमता पहले ज़्यादा बाद में खाली करता है ना, वो पहले घंटे में करता है। बात समझ गए ना, ठीक। अब 9 भर गया, अब बचा कितना 3, और भरना कौन वाला, ये वाला 8 घंटे में भर देगा, 3/8 घंटे में। 3/8 घंटे का मतलब कितना हो जाएगा, 6 घंटे सही 3/8 घंटे, यानी 6 सही 3/8 घंटे का मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन कौन सही होगा, बी, ठीक है ना। ऑप्शन कितना सही होगा, बी सही होगा, क्योंकि जब भर जाएगी तो खाली करने वाले का समय आएगा ही नहीं। कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते। निम्न में से कौन सी भिन्न 3/4 से घटाया जाए कि परिणाम 5/12 हो जाए। कुछ नहीं करना है, इसका दोनों का बराबर कर लो हर, तो आपको अंश जो डिफरेंस आएगा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस 3/4 में आपको घटाना है कितना कि आप 5/12 पा जाए। इसका हर कितना है 12, इसका 3 है, तो दोनों तरफ अंश और हर में 3 से गुणा करा लेते हैं, तो हो जाएगा कितना 9/12। 9/12 वाला भिन्न 5/12 बनाना है, तो इसका मतलब कितना घटा दिया आपने, 4/12 घटा दिया। 4/12 का मतलब क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बात समझ में आ गई ना। ऐसे सवाल के लिए 1 मान के घटाओगे, इक्वल करोगे, वही बात हो जाएगी। इससे अच्छा है कि दोनों का हर बराबर कर लो। हर बराबर कर लिया तो आपको पता ही लग गया, यानी 9/12 वाला भिन्न 5/12 होना है, तो कितना घटा देंगे आप 4/12, क्योंकि इसका हर बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये मेथड अपनाइए, 1 मान के बिल्कुल मत लगाइएगा, ठीक है ना। एमोरी एरा अपने पिता की तुलना में 27 वर्ष छोटा है। अब से 7 साल बाद उसके पिता की आय उसकी आय का 2.5 गुना कम होगी। एमोरी की वर्तमान उम्र क्या होगी।
ठीक है ना। यहाँ से बात को समझिए पहले। कुछ करना नहीं इसमें, ये 2.5 गुना है ना इसका, तो 2.5 गुना को मान लेते हैं क्या, 2.5 गुना को हम मान लेते हैं 5/2, यानी इसकी 2 थी तो इसकी 5 थी, ठीक है। मेमोरी की वजह तो इसके पिता की 5 रही होगी, ठीक है ना। आपको ये पता है कि दोनों की उम्र में डिफरेंस कितने का है, 27 वर्ष का। तो वो भी कब ये जो रेशियो आया है 7 साल बाद का आया है, बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 7 साल बाद का रेशियो दिया गया, ये 2.5 गुना हो गया। तो आपको पता है कि 7 साल बाद का रेशियो दिया गया है, अंतर कितने किया दिया, वर्तमान में है। तो आपको ये पता है कि वर्तमान में अंतर जो होगा वही 7 साल बाद भी होगा। तो 7 साल बाद का भी डिफरेंस 27 ही वर्ष का होगा। 3 रेशियो बराबर 27 के, 1 रेशियो बराबर 9 के, यानी उसके पिता की उम्र 9 × 25 = 45 हो जाएगी और इसकी 18 हो जाएगी। लेकिन कब, 7 साल बाद। कब होगी, 7 साल बाद का है। और हमसे पूछ कब कर रहा है, करंट का। क्या पूछ रहा है, करंट का। वर्तमान में 7-7 साल दोनों में घटा दो, यानी 11 साल हो जाएगी उसकी, किसकी, मेमोरी की ना, एमोरी की ना। एमोरी की कितनी हो जाएगी, 11 साल। ऑप्शन नंबर है ही नहीं, है ही नहीं, कहीं गलत तो नहीं हुआ है। यहाँ ऐसा तो नहीं है कि वो वर्तमान की जगह पूछ रहा है 7 साल बाद। 7 साल बाद तो नहीं पूछ रहा है, क्योंकि इसकी 38 साल हो जाएगी, ठीक है, इसकी 11 साल हो जाएगी, अंतर 27 साल का है। या तो यहाँ पे क्या कर लो, 7 साल बाद कर लो, ठीक है ना, तो 18 लगा देंगे, या तो 11। वर्तमान में तो उसकी उम्र 11 ही वर्ष है। अब ऑप्शन में जो भी सुधारना चाहो, या तो कोई ऑप्शन 11 बना लो इसको चाहे, और या फिर आप इसको 7 साल बाद इसको लगा दीजिए। इसका राइट सही उत्तर क्या है, सही उत्तर क्या है इसका, 11 वर्ष है, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज के आधार पर, या तो हिंदी लैंग्वेज बदलो या तो ऑप्शन बदलो, ठीक है ना। या तो हिंदी लैंग्वेज बदलो या तो ऑप्शन बदलो, 2 ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। चलिए इसका आप बता दीजिए, HCF मासा। आसान है, मासा तो बताया भी गया है। सबसे कम डिफरेंस इसमें होगा, इसी में दिख रहा है ना, इसी में सबसे कम डिफरेंस दिखेगा, इसमें तो ज़्यादा ही आएगा। तो इसमें डिफरेंस कितने का है, अरे भाई 63 घटा दो इसमें से, तो 4 और 8 84 का, 84, ठीक है, 84। या तो इसका मासा 84 होगा, 84 तो हो नहीं सकता है, तो 84 का बड़ा फैक्टर क्या हो जाएगा, 17, 14 × 7 हो जाएगा ना, 14 × 7, ठीक है ना। 7 से ये भी कट जाएगी, 7 से ये भी कट जाएगा, 7 से ये भी कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 14 से 63 नहीं कटेगा ना, ठीक है। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, 14। भाई 84 से कोई गुणनखंड होगा 84 का, तो 84 का गुणा 14 × 7 होता है। 14 नहीं होगा, क्योंकि 14 नहीं होगा इसलिए क्योंकि 63 14 को नहीं काट पाएगा, 14 से नहीं कटेगा, तो 7 तो कट जाएगा, 7, इसलिए इसका मासा। क्योंकि सबसे बड़ी से बड़ी, सबसे क्या होगा, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर लिया जाता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इसका HCF। अगला देखिए, एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई दिया गया है। भुजा की लंबाई ज्ञात करिए, इसका क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर और 1 बिकट 7 सेंटीमीटर। 1 बिकट 7 सेंटीमीटर है, दूसरा बिकट निकालना पड़ेगा, तभी तो क्षेत्रफल आएगा। क्षेत्रफल से हम दूसरा बिकट निकाल लेंगे और बिकट से आपको एक भुजा आ जाएगी। 1/2 पहला बिकट गुणे दूसरा बिकट, D मान लेते हैं, ये बराबर होगा किसके, 6 के, ठीक है ना। तो D बराबर कितना हो जाएगा, ये आके गुणा हो जाएगा 12/5 के, 12/7 के, सॉरी, दूसरा विकर्ण 12/7 हो जाएगा, 12/7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, उसका भुजा निकालनी है। देखिए सम जो होता है, सम चतुर्भुज, ये इसका देखिए, ये जो विकर्ण होता है ये इसका त्रिभुज बनता है, ठीक है ना, और समकोण त्रिभुज बनता है। तो ये इसका एक विकर्ण 7 है पूरा ना, तो 7/2 हो जाएगा, और ये वाला विकर्ण जो हो जाएगा वो 12/,
12/14 हो जाएगा, जानते हो, क्योंकि हाफ हो जाएगा। 6/7 लिख सकते हो, 6/7। तो 6/7 का होल स्क्वायर प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा ना। अप्रॉक्स वैल्यू निकालना चाहे 36/49, ठीक है ना, प्लस 49/4, एलसीएम लेकर लेना पड़ेगा ना। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो 36 × 4 प्लस 49 × 49, काकरे काटेंगे, बटा 49 × 4, ठीक है ना। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 49 का वर्गमूल 7 × 2 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल 6 ना, 6 × 2, और प्लस इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7 × 49 हो जाएगा ना, 49 का वर्गमूल। तो 12 प्लस 49 बटा, काट सकते हो ना यहाँ पे, नहीं काट नहीं सकते, बाद में काटना पड़ेगा, बटा 14, कितना जुड़ जाएगा ये 50, 60, 61/4, 14 ना। 61/14 का मतलब क्या हो जाएगा, 14 दूना 28, 14 पंचे 70। ऑप्शन ही नहीं दिया है, कहीं गलत तो नहीं हुआ ना। 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, चार, पूरा विकर्ण हाफ हो जाएगा, तो ये 6/7 हो जाएगा। 6 36 49, प्रोडक्ट गुणा कराएंगे, दूड़ा हो जाएगा, एलसीएम 4 गुणे। सही तो किया गया भाई, कहाँ गलत है, ऑप्शन ही गलत है क्या। एक बटा दो पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण बराबर होगा ना। सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत ही ऑप्शन बनाया है, यहाँ से कहीं गलती नहीं हुई क्या, यहाँ तक तो ठीक लग रहा है। अच्छा, इसका वर्गमूल भी निकालना है। छः 36/49 प्लस 144, सात गुणे 2 हो जाएगा, 49 हो गया। अच्छा, यहाँ जोड़ना है तब वर्गमूल लेना पड़ेगा ना, वहीं गलती हुई है, ठीक है ना। हमें लगता है इसका गुणा ही कराना पड़ेगा। यहाँ तक सही है, यहीं गलता हुआ है। 36/49 प्लस 49/4, इसका एलसीएम हो जाएगा 49 × 4, गुणा में हो जाता, जोड़ में काटना पड़ता ना। 144 प्लस क्या करेंगे, 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12401, ठीक है ना। अब यही गलती हुआ था, ठीक है ना। इसको जोड़ के तब वर्गमूल लेना पड़ेगा भाई। तो 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2545/49 × 4। अब इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा, वहीं गलत हुआ था, ठीक है ना। तो अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी, इसका वर्गमूल तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये इसकी वैल्यू जो आएगी अप्रॉक्स 50 के आसपास आएगी।
4 9 36, 4 चौक 16, ठीक है ना। 50 के आसपास आएगा भाई अप्रॉक्स वैल्यू ना। 14 दूना 28, 25 आसपास जो होगा 1/2 हो जाएगा ना, इसका वर्गमूल निकाला जाएगा। तो लगभग इसकी अप्रॉक्स वैल्यू 2.5 के आसपास आएगी। 2 से ज़्यादा ही आएगी, नियर अबाउट इसकी वैल्यू आएगी, अप्रॉक्सी वैल्यू आएगी, ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं आ पाएगी, ठीक है ना। क्लियर हुआ। चलिए अगला देखिए। अगला लगाइए। आज का लास्ट सवाल होगा शायद, देखिए जी, ठीक है। आज का लास्ट सवाल जल्दी से बना दीजिए। इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं, इसको tan बना लो, क्योंकि हमें आपको पता है कि tan बराबर क्या होता है, sin अपॉन कॉस, sin अपॉन कॉस, ठीक है। इसमें कॉस से भाग दे दो दोनों में, दोनों पक्षों ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, ये tan बन जाएगा। तो इसको लिख सकते हो आप 12 tan, ठीक है, -5 बटा 12 tan प्लस 5, ठीक है ना। आज समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ tan का मान कितना है, 5/6 है। तो 12 गुणे 5/6 -5 और बटा 12 गुणे 5/6 प्लस 5, ठीक है ना। 2 बार जाएगा, ये भी 2 बार जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 जाएगा, 5 आएगा, और ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। 10 में 5 जुड़ जाएगा, 1/3 आ जाएगा उत्तर इसका, ठीक है ना। इसका उत्तर जो आएगा 1/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है, ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ पे हमें डाउट लग रहा है इसका ऑप्शन सही होने में। यहाँ तक देख लीजिए, इसका सवाल में हमें लग रहा है कुछ डाउट है। यहाँ तक तो ठीक है ना, एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। ऑप्शन हमें लग रहा है डाउट, क्योंकि इसकी भुजा, इसका कर्ण जो होगा उसकी विकर्णों से बड़ा आता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक विकर्ण इसका ये आ रहा है, एक कम आ रहा है, 3.5 आ रहा है, एक ना इसका आधा कर देंगे तो गलत उत्तर लग रहा है। ये अप्रॉक्स 50 आएगा ना, 50/14, 14 3 42, 3 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा इसकी वैल्यू, 4 पॉइंट के आसपास आएगा। जानते हैं इसका ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ये उत्तर गलत है इसमें। विकर्ण से उसकी जो भुजा होती है उसके हाफ, उसके विकर्ण का हाफ जो होता है, जैसे देखिए एक आपको हम डायग्राम से समझाना जरूर चाहेंगे। देखिए ये देखिए सम, अगर हम इसकी विकर्ण 5 मानते हैं तो ये देखिए इसकी विकर्ण अगर एक विकर्ण जो होती है, एक विकर्ण इसका अगर हम 6 मान लें और एक विकर्ण इसका हम मान लें 8, पूरा ये पूरा 8 है, ये 6, तो इसका हाफ जो आएगा, क्योंकि ये आधा हो जाता है तो ये 3 हो जाता है और ये 4 हो जाता है, तब ये 5 आता है। तो इसकी दोनों जो हाफ वाली वैल्यू है इससे ज़्यादा रहती है। अब एक विकर्ण क्या है, 7 है, 7 का आधा 3.5 होगा, और इसका मतलब इसकी जो भुजा आएगी वो 3.5 से ज़्यादा आएगी। यही चीज़ आपको नोटिस करना था यहाँ पे। तो वैसे भी देखिए 50/14 आ रहा है, 50/14 का मतलब 14 3 42, 14 चौको 56, 4 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। समझ गए ना, 4 के आसपास वैल्यू है, क्योंकि इसका वर्गमूल 25 से भी ज़्यादा भी है। तो ये सवाल में रॉन्ग आंसर है, ठीक है ना, ये रॉन्ग है। इसका उत्तर जो आएगा इसको हम लिख सकते हैं 25/7, 25/7 भी लिख सकते हैं। 25 अप्रॉक्स है ये, अभी अप्रॉक्स है ये, क्योंकि इसका 26 भी मान हो सकता है, ठीक है ना, 26 के आसपास, ठीक है, क्योंकि वो 52 हो जाएगा तो 52 के आसपास हो जाएगा, तो वो इस प्रॉक्स वैल्यू आएगी, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। अब कल मिलते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट ध्यान रखिएगा, कल का प्रॉफिट लॉस का मॉक टेस्ट है। जो बच्चे सुबह की क्लास नहीं कर पाए वो कल बिल्कुल करेंगे। कल 10 बजे मॉक टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, रिवीजन करके आइएगा। बेहतरीन सवाल का कलेक्शन आपको मिलेगा, अच्छे सवाल दिए गए हैं उसमें। आपका एक बार पूरा रिवीजन हो जाएगा प्रॉफिट लॉस। बहुत ज़रूरी है कि कोई चीज़ नहीं सीख रहे हैं तो रिवीजन में रखा जाए, ठीक है ना। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए
गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।